Hello everyone. So in this video we will discuss class 10th NCERT exercise 3.2 lecture second. In this we will discuss remaining 3 questions of your exercise. So first of all, welcome to my YouTube channel Priyanka Time and Tricks. So without taking much time, let's get started. So one important thing, if you like my way of teaching, so please do like, share and subscribe my channel, and also press the bell icon to get the notification of my upcoming videos. So your fifth question, I have written the main important key points of this question. So your question is, half the perimeter of the rectangular garden whose length is 4 meter more than its width, means आपको rectangle perimeter का हाफ दिए, हाफ ऑफ पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगुलर गार्डन, जिसमें लेंथ आपको बोला है हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ, जो उसकी विड्थ है उसमें अगर हम 4 ऐड कर दें, बिकॉज 4 मोर देन 4 ऐड करें तो आपके पास लेंथ आएगा, ठीक है, लेंथ की वैल्यू आपके पास आ जाएगी। और ये 36 मीटर आपको क्या दिया है, हाफ ऑफ पेरीमीटर। ओके, तो सबसे पहले आपको इसमें क्या पता होना चाहिए कि पेरीमीटर क्या होता है रेक्टेंगल का। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 2 इंटू एल प्लस बी, लेंथ प्लस ब्रेथ। तो हाफ ऑफ पेरीमीटर क्या हो जाएगा, इसको हम हाफ से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और हाफ ऑफ पेरीमीटर की वैल्यू कितनी है 36 इज इक्वल्स टू एल प्लस बी आ जाएगा। कैसे, 2 से 2 कैंसिल होकर, ये आ गया आपके पास फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, कि हमने हाफ ऑफ पेरीमीटर क्या था, हाफ इंटू में पेरीमीटर का फॉर्मूला, वहाँ पे हमने हाफ ऑफ पेरीमीटर की वैल्यू पुट की, एल बी की हमें वैल्यू अभी नहीं पता तो मैंने उसको एज इट इज रख दिया। तो आपकी फर्स्ट इक्वेशन आ गई 36 इज इक्वल्स टू एल प्लस बी, लेंथ प्लस ब्रेथ। अब आपको इसमें एक मतलब क्वेश्चन में आपको और क्या इन्फॉर्मेशन दी हुई है कि लेंथ जो है वो 4 मीटर ज़्यादा है ब्रेथ से। तो आप पहले क्या लेट करोगे, लेट विथ इज इक्वल्स टू एक्स। आप पहले विथ लेट कर लोगे, जब तक आपको विथ ही नहीं पता होगी तब तक आप लेंथ कैसे फाइंड आउट करोगे। तो सबसे पहले आप विथ लेट करोगे एक्स, तो लेंथ कितना आ जाएगा एक्स प्लस 4, क्योंकि आपको क्वेश्चन में बोला था कि विथ में 4 ऐड करोगे तो आपके पास लेंथ की वैल्यू आ जाएगी। तो लेंथ आ गई एक्स प्लस 4, आपके पास लेंथ भी आ गई, आपके पास ब्रेथ भी आ गई। ठीक है, तो आपने बस ये फर्स्ट इक्वेशन में लेंथ और ब्रेथ की वैल्यू पुट कर देनी है। लेंथ के आपके पास x प्लस 4 और ब्रेथ के आपके पास x, तो x प्लस एक्स 2x प्लस 4 इज इक्वल्स टू 36। 36 कहाँ से आया, हाफ ऑफ पेरीमीटर, यही सारा चल रहा है। 36 एज इट इज, लेंथ और ब्रेथ की वैल्यू पुट की, x प्लस एक्स आ गया 2x, क्योंकि लाइक टर्म्स है। यहाँ पर 4 प्लस है, उस जाके क्या हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड माइनस, तो 36 माइनस 4 32 इज इक्वल्स टू 2x। 2x के साथ यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके मतलब लेफ्ट हैंड साइड आपका डिवाइड हो जाएगा, तो x की वैल्यू 16। अब x क्या था, ब्रेथ आपकी थी, तो आपके पास विड्थ की वैल्यू आ गई 16 मीटर। आपको क्या फाइंड आउट करना था, क्वेश्चन में आपको बोला था फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द रेक्टेंगुलर गार्डन, मींस आपको लेंथ और ब्रेथ फाइंड आउट करनी है। तो आपने x की वैल्यू निकाली 16, वो आपके पास है ब्रेथ मतलब ब्रेथ। अब ब्रेथ आ गया, लेंथ क्या था, लेंथ की इक्वेशन क्या देखो x प्लस 4, तो x की वैल्यू 16 प्लस 4 20 मीटर। ऐसा आपके पास लेंथ आ गया, ऐसे आपके पास ब्रेथ आ गई, बस सिंपल। मेन इसमें क्या था, आपके पास पेरीमीटर का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए और हाफ ऑफ पेरीमीटर को हमने कैसे सॉल्व करना है बस। मैं वीडियो के नीचे अगर आपको इसका मीन्स क्वेश्चन के साथ आंसर, जैसे अगर आपको यहाँ क्लियर नहीं दिख पा रहा होगा किसी को, तो मैंने उसका PDF भी बना दिया, इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर लेना। आपके पास नोट्स भी आ जाएंगे, अगर आपको नोट्स लेने हैं तो आपके पास नोट्स भी यहाँ अवेलेबल करवा रही हूँ मैं। ठीक है, तो नोट्स लेने होंगे, नोट्स भी वहाँ पे क्लिक कर लेना, PDF पे आपके पास आंसर मिल जाएंगे आपको, क्वेश्चन विद आंसर। और चलो अभी देखते हैं, अभी समझा तो मैं रही हूँ, अगर नहीं आ रहा कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। ठीक है, कहीं भी डाउट होगा। तो ये 5th क्वेश्चन था, बहुत ईजी है। इस वीडियो में 6th और 7th लास्ट के 3 क्वेश्चन ही ज़्यादा नहीं करेंगे, 3 क्वेश्चन ही डिस्कस करेंगे। 6th क्वेश्चन ट्रिकी है थोड़ा सा, तो अभी आप इसको नोट कर लीजिए, इफ़ एनीबडी वांट्स टू मेक अ नोट हियर, फिर हम 6th और 7th डिस्कस करते हैं, राइट। सो योर 6th क्वेश्चन, गिवन द लीनियर इक्वेशन, आपको इक्वेशन दी हुई है 2x प्लस 3y माइनस 8 इज इक्वल्स टू 0, आई हैव रिटन हियर। राइट अनदर लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स सच दैट द ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पेयर सो फॉर्म्ड इज। आपको एक और अनदर इक्वेशन बनानी है 2 वेरिएबल में, जैसे ये इक्वेशन फर्स्ट दी है, आपको ऐसी सेकेंड इक्वेशन बनानी है जो कि सेटिस्फाई कर जाए। फर्स्ट पार्ट आपको दी इंटरसेक्टिंग लाइंस, सेकंड पैरेलल लाइंस और थर्ड कोइंसिडेंट लाइंस। ठीक है, तो कुछ नहीं करना, बहुत सिंपल है। 1 मार्कर अब स्टार्ट हो गए हैं आपके, तो 1 मार्क में ये आ सकती है, ज़रूर आएगी। ठीक है, तो इंटरसेक्टिंग लाइंस में आपको सिर्फ सिंपली याद रखना है कि इनकी हम बोलते हैं इक्वेशन या
रिलेशन क्या था, इंटरसेक्टिंग लाइंस को हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, रेशियोज हमने लर्न किया था, क्या था, A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2। जब फर्स्ट टू रेशियोज आपकी इक्वल नहीं आती तो कौन सी लाइंस होती हैं, इंटरसेक्टिंग लाइंस होती हैं, है ना। तो यहाँ पर आपको इक्वेशन दी है 2x + 3y - 8 = 0। तो इसके अकॉर्डिंग A1 B1 C1 हमारे पास इंफॉर्मेशन है कि A1 कितना है 2, B1 3 और C1 -8, ये आपके पास इंफॉर्मेशन है। अब आपको ऐसी इक्वेशन कोई सेटअप करनी है कि आपका जो ये रेशो है ये सेटिस्फाई कर जाए, मतलब फर्स्ट टू रेशो इक्वल नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो अगर मैं सपोज करो कि 2x है यहाँ पर, ठीक है, तो अगर मैं सेट करती हूँ अपने माइंड में कि मैंने रेशो लेनी है फर्स्ट की A1/A2 की रेशो मैं लेती हूँ 1/2, ठीक है। तो अगर यहाँ 2x है 1/2 बनानी है मुझे रेशो, तो मतलब 4x। अगर मैं सपोज करो 4x लिया तो आपके पास रेशो क्या बन जाएगी A1/A2 की, A1 तो 2 है ना, A1 2 है और A2 कितना आ जाएगा 4 यहाँ से। तो आपके पास A1/A2 मैं क्या बोल रही हूँ, देखो A1 B1 C1 दिया हुआ है, आपको सेटअप करनी इक्वेशन जो ये रिलेशन सेट कर जाए, ट्रू हो जाए रिलेशन। तो आपने अगर मैं सपोज करूँ मैं ये वाली इक्वेशन लेती हूँ 4x - 6y - 16 = 0, कैसे बनाई वो बता रही हूँ। अगर मैंने लिया A1 ये है और मैं A2 इसके अकॉर्डिंग A2 ले रही हूँ मैं यहाँ 4, ठीक है। तो आपके पास A1/A2 की रेशो क्या आएगी 2/4 1/2 आएगी। अब आपको ऐसा आगे ऐसा एक डिजिट लेना है ताकि B1/B2 भी 1/2 ना बने। क्या बोल रही हूँ मैं, A1/A2 B1/B2 के इक्वल नहीं लानी हमें। A1/A2 मेरी रेशो आई 1/2, आप 4 की जगह 6 भी ले सकते हो, तब रेशो आपकी चेंज हो जाएगी, ठीक है। जो भी आप बनाओगे पहला डिजिट जो भी लोगे वो आपके ऊपर है। अगर वो रेशो बनती है जैसे 1/2 बन रही है मेरी, अगर मैं यहाँ 6 लेती हूँ तो वो रेशो बनेगी 1/3। तो आपकी नेक्स्ट डिजिट आपने ऐसा सोचकर लिखना है कि आपकी नेक्स्ट रेशो B1/B2 1/3 या 1/2 ना बने, जो आपकी पहली रेशो थी, ठीक है। तो मेरी यहाँ थी 1/2 रेशो A1/A2। अब मैंने नेक्स्ट लिया देखो -6y, पहला क्या था B1 3, B2 क्या आया मेरा यहाँ पर -6, तो 3/-6 कितना आता है -1/2। क्या 1/2 -1/2 के इक्वल होता है, नहीं होता है। अगर मैं यहाँ -6y लेने की जगह +6y लेती तब वो इक्वल आ जाना था, तो मेरी ये सेटिस्फाई नहीं करनी थी, मतलब मेरी इक्वेशन वो गलत बननी थी। आपने ऐसा करना है जो आपकी A1/A2 फर्स्ट के दो रेशो आएंगी वो सेकंड वाले B1/B2 के इक्वल नहीं आना चाहिए। अगर आपको बोले इंटरसेक्टिंग लाइन से, अगर पैरेलल होता तब वो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, ठीक है, उसको हम डिस्कस करेंगे। अब आपकी पहली दो रेशो इक्वल नहीं आनी चाहिए, तो मैंने 2x का अब लिया मैंने 4x, तो रेशो आ गई मेरी A1/A2 की 1/2। अब मेरे को नेक्स्ट ऐसा लेना है कि 1/2 रेशो ना बने, तो मैंने लिया -6y। आप मैं यहाँ -6y की जगह 3y भी ले सकते हो +3y, क्योंकि 3 मतलब B1 था 3, B2 भी क्या हो जाएगा 3, तो 3/3 1, तो 1/2 1 के इक्वल नहीं आएगा, आपके ऊपर है। बस पहली दो रेशो इक्वल नहीं बननी चाहिए अगर इंटरसेक्टिंग लाइन है, क्लियर। आगे तो आप कुछ भी ले सकते हो, मैंने -16 ले लिया। अगर ये वाली नहीं तो मैंने दूसरी इक्वेशन सेट करी थी 2x लिया मैंने सपोज करो, तो A1/A2 A1 2 है, A2 भी कितना होना था इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग, अगर मैं ये लेती तो वो भी 2 ही होना था, तो मतलब आपकी A1/A2 की रेशो कितनी आ जानी थी 1। अब मैंने मतलब 1 नहीं बनाने देनी B1/B2 की, तो यहाँ 3 है ना, तो मैंने यहाँ ले लिया -y सिंपल, तो कितना आ जाना था B1/B2 को -3, और 1 इज नॉट इक्वल टू -3, तो मैं तो ये इक्वेशन भी सही है मेरी, करेक्ट है अकॉर्डिंग टू इंटरसेक्टिंग लाइंस, क्लियर। अब आगे हम पैरेलल लाइंस के ऊपर, नहीं ये चीज़ समझ आई एक बार फिर से रिमाइंड करिए वीडियो समझिए, क्योंकि ये 1 मार्क में बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब देखो पैरेलल लाइंस, पैरेलल लाइन की सिचुएशन क्या थी, A1/A2 इज इक्वल्स टू B1/B2 बट नॉट इक्वल्स टू C1/C2, मतलब फर्स्ट टू रेशोज इक्वल होती हैं बट लास्ट वाली रेशो उसके इक्वल नहीं होती है ना। तो यहाँ पर देखो यही इसी के अकॉर्डिंग हमने बनाना है, तो डाटा तो यही चलेगा A1 B1 C1 यही है। अब आपने मैंने किया 6x, ठीक है, मतलब A1 ये दिया हुआ मैंने फिर से लिखा है A1 B1 C1। अगर मैं ये इक्वेशन लेती हूँ मैंने बनाया तो A2 कितना आया 6। अब आपकी देखो रेशो कितनी आ रही है 1/3। अब मतलब नेक्स्ट वाली रेशो भी हमें 1/3 ही बनानी है, क्यों, क्योंकि पैरेलल लाइन में बोला जाता है कि A1/A2 इज इक्वल्स टू B1/B2, तो आपको नेक्स्ट रेशो भी उतनी ही बनानी है, ठीक है। तो यहाँ था B1 क्या था 3, तो अगर आपको 1/3 रेशो बनानी तो नीचे आप क्या लोगे 9, ऑब्वियस ही बात है ना, तो ये आ जाएगा 9।
और ये ज़रूरी नहीं कि आपने 1/3 ही रेशो बनानी, जो आपकी A1/A2 की रेशो बनेगी वो आपके ऊपर आपने क्या रेशो बनानी है, ठीक है। नीचे जो डिजिट लोगे उसके अकॉर्डिंग आपका रेशो बनेगा। तो मैंने यहाँ 6 लिया था, तो 2/6 दैट विल बी 1/3। नेक्स्ट आपके पास 3/9, तब भी 1/3 आया रेशो, क्योंकि B1 तो आपको फिक्स दिया हुआ है ये इक्वेशन में 3, तो B2 मैंने लिया 9, तो आपकी रेशो आ गई 1/3। अब आपने ये दोनों रेशो तो इक्वल बनानी थी, बट नेक्स्ट वाली इक्वल नहीं बनानी थी, मतलब -8 दिया है, तो नीचे आपने ऐसा कोई डिजिट लेना है कि आपकी रेशो 1/3 ना बने, कुछ और बन जाए। तो मैंने ऐसे ले लिया -16, तो माइनस माइनस कैंसिल, 8 1 से 8 2 से, ये 1/2 बन गई रेशो। बस कुछ भी कर सकते हो आप, ठीक है। सिर्फ इसको ध्यान रखो और इसके अकॉर्डिंग बनाओ कि हमारी रेशो कैसी आनी चाहिए, कहाँ सेम आनी चाहिए, कहाँ सेम नहीं आनी चाहिए, ठीक है। अब ये हो गया पहले लाइन, तो ये आपकी इक्वेशन बन गई, क्लियर। उसके बाद था कोइंसिडेंट लाइन। कोइंसिडेंट लाइन में क्या होता था, सारी रेशोज इक्वल होती थी, मतलब A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2, राइट। तो अब आपके पास था यही इन्फॉर्मेशन थी 2 3 -8, मतलब A1 B1 C1 की वैल्यू यही है। उसके बाद मैंने अगर यहाँ लिया 4x, मतलब मेरी रेशो कितनी मैंने बनाई, A1 2 है, A2 मैंने लिया 4, तो रेशो कितनी बनाई मैंने 1/2, मतलब आगे मैंने ऐसे डिजिट लेने हैं कि आपकी रेशो कांस्टेंट रहे, रेशो 1/2 ही रहे, है ना, क्योंकि हम रेशो से ही डील करते हैं। तो अब मैंने 1/2 बनानी थी, तो 3 था B1, तो B2 कितना होना चाहिए, वो आ गया 6, क्योंकि तभी कैंसिल कर 3 1 जा 3 2 जा, तो आ जाएगा 1/2 रेशो, है ना। उसके बाद क्या था -8, अब आपको यहाँ पर भी 1/2 बनानी है, तो आप क्या लोगे -16, बस दिस इज योर आंसर। बस रेशो को ध्यान रखो, पहला डिजिट कोई भी आप अपनी मर्जी से बना लो, पहले डिजिट से ही हमें पता लग जाता है कि आपकी रेशो क्या बनी, फिर जो सिचुएशन होती है उसके अकॉर्डिंग आगे बनाते जाओ, बस सिंपल, ठीक है। इफ एनीबडी वांट्स टू मेक अ नोट हियर, प्लीज टेक स्क्रीनशॉट ऑफ इट। फिर हम 7th क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, उसमें ग्राफ है, वो इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। So your 7th question, draw the graph of the equations x minus y plus 1 is equals to 0 and 3x plus 2y minus 12 is equals to 0। आपको दो इक्वेशंस दिए हैं, ये मैंने लिख दी हैं, ठीक है। दोनों इक्वेशंस दिए हैं और आपको इन दोनों इक्वेशन से ग्राफ ड्रॉ करना है, ठीक है। और आपको बोला डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टेक्स ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म बाय दीज लाइंस। आप जब ये ग्राफ प्लॉट करोगे तो आपके पास एक फिगर बनेगी, मतलब एक ट्रायंगल का फिगर बनेगा, आपको उन ट्रायंगल का कोऑर्डिनेट्स बताने, कैसे कितने कोऑर्डिनेट्स आए, मतलब एक्स वाई की वैल्यू, और आपको वो रीजन शेड भी करना है, ठीक है। तो बस आपको यही करना और तो कुछ करना नहीं है। तो हम कैसे निकालते हैं, आपके पास ये दोनों इक्वेशंस है, ठीक है। तो पहले तो मैंने कन्वर्ट कर दिया कि x माइनस वाई, यहाँ +1 था, उधर जाके राइट हैंड साइड -1 हो गया, तो ये आ गई फर्स्ट इक्वेशन, और यहाँ पर भी -12 था, राइट हैंड साइड जाके +12, तो ये आ गई सेकेंड इक्वेशन। तो सिंपली मैंने 0 को हटा दिया, रिमूव कर दिया, ठीक है। तो फर्स्ट टू इक्वेशन मेरे पास बन गई। अब इंडिविजुअली फर्स्ट इक्वेशन से आपने पॉइंट्स निकालने, सेकेंड इक्वेशन से पॉइंट्स निकालो, दोनों इक्वेशन के जब पॉइंट्स आ जाएंगे ग्राफ पे प्लॉट कर कर आपका आंसर आ जाएगा, सिंपल। अब मेन क्या बात है कि पॉइंट्स कैसे निकालने हैं, तो मैंने तो यही बताया भाई कि x और y को पहले 0 लो, राइट, 0 ट्रिक, मतलब x को 0 पुट करोगे तो आपके पास y की वैल्यू आ जाएगी, फिर y को 0 करोगे तो x की वैल्यू आ जाएगी, कोई और पॉइंट लेने की जरूरत ही नहीं होती। x को और y को 1 by 1 0 0 पुट करो, उन दोनों की रिस्पेक्टिव वैल्यूज आ जाएंगी, बस वो आपके पॉइंट्स आ गए। कैसे करा है देखो, मैंने सारा डिस्क्राइब किया है। अगर आप इस इक्वेशन में x को 0 पुट करते हो तो आपकी इक्वेशन क्या बन जाती है, x की जगह 0 माइनस y इज इक्वल्स टू -1, तो ये आ गया 0 तो हट जाएगा, -y इज इक्वल्स टू -1, तो y की वैल्यू 1। अब इसी इक्वेशन में y की वैल्यू अगर हम 0 पुट करते हैं तो आपकी इक्वेशन क्या बन जाएगी, x, ये देखो x माइनस y की जगह 0 इज इक्वल्स टू -1, तो ये 0 तो हट जाएगा, तो x की वैल्यू डायरेक्ट -1। तो मैंने टैबुलर फॉर्म में भी लिख दिया कि अगर x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू 1, और y की वैल्यू 0 तो x की वैल्यू -1, क्लियर। ऐसे ही सेकेंड इक्वेशन में x को 0 पुट करोगे, इक्वेशन कैसे बनेगी सारा मैं डिस्क्राइब कर दिया, ये एक्सप्लेन कर दिया। ऐसे ये देख लो, अगर नहीं आता ऑरली करना तो ऑरली भी कर सकते हो, जिसको आता है ना। तो x को 0 पुट करोगे तो y की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 6, और y को 0 पुट करोगे तो x की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 4। तो आपके पास दोनों इक्वेशंस के आपके पॉइंट्स आ गए हैं। अब आपने कुछ नहीं करना, ग्राफ लेना है, ग्राफ पे प्लॉटिंग होगी
और जो शेड मतलब जो आपकी फिगर बनेगी, जो शेप बनेगी, वो ट्रायंगुलर, आपको बोला गया कि ट्रायंगुलर रीजन बनेगा, ट्रायंगल बनेगा, आपको उनके कोऑर्डिनेट्स बताने, सिंपल, ठीक है। ग्राफ की प्लॉटिंग अगर किसी को कोई प्रॉब्लम आती है, थोड़ी सी भी प्रॉब्लम है, कमेंट कर बताओ, मैं उसके लिए एक सेपरेट वीडियो बना दूंगी। और इस क्वेश्चन का ग्राफ या कोऑर्डिनेट, जो इसका एक्यूरेट आंसर जो एंड तक है, वो मैंने नोट्स में दिया है नीचे, वहाँ जाकर आप क्लिक कर देख सकते हैं कि क्या सॉल्यूशन आया, कैसा फिगर बना, ठीक है। तो मेन इसमें मेरे को पॉइंट्स का ही लगा था, तो मैंने वो आपको एक्सप्लेन कर दिया। बाकी ग्राफ पे प्लॉटिंग और क्या कोऑर्डिनेट्स आए वो आप PDF में जाकर देख सकते हैं, ठीक है, जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। सो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे। ये आपकी एक्सरसाइज इस वीडियो के साथ फिनिश। तो और मैं आपको सच बताऊँ, एक छोटा सा हिंट देती हूँ, 10th क्लास में मैथ में स्कोर करना बहुत ईजी होता है। अगर आप NCERT अपनी क्लियर कर लो विद एग्जाम्पल्स, तो आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। सो इफ़ यू लाइक माई वे ऑफ टीचिंग, सो एक थम्स अप ज़रूर दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। तो तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। हम नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलते हैं।